हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय। और यहाँ पर इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और साथ ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें हम 180 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और इस सीरीज में आपके 184 क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 181 से देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम। देखिए ये यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम में है डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र। तो डिटेल क्लास में हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर आपने डिटेल क्लास नहीं देखी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। जो भी चैप्टर क्लियर नहीं है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? मटर, तरबूज, गेहूं और मूंगफली। तो खरीफ की फसल यहाँ पे पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 वर्ष। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और इस दीन-ए इलाही में चूँकि आपको पता है कि अकबर को महान सम्राट के रूप में जाना जाता है और उसने हिंदू और मुस्लिम इन धर्मों को मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की और बहुत सारे हिंदू रीति रिवाज को भी वो फॉलो करता था। नवरोज उत्सव आपने सुना होगा नाम, क्योंकि उनकी जो बेगम थी वो जोधा, जो कि एक हिंदू राजकुमारी थी। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को उन्होंने फॉलो किया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। अस्थाई बंदोबस्त से सरकार की अपेक्षा जमींदारों को अधिक लाभ हुआ। अनाज तथा अन्य सामग्रियों की मांग बढ़ी। खेती का विस्तार हुआ। खेती के लिए नई भूमि की मांग भी बढ़ी। तो यहाँ पर 2 लाभ हमें पता चले कि अस्थाई बंदोबस्त से सरकार की अपेक्षा जमींदारों को अधिक लाभ हुआ, क्योंकि यहाँ पर सरकार डायरेक्ट टैक्स ना वसूल करके ये जमींदारों के माध्यम से ले रही थी। तो कहीं ना कहीं जमींदार उसमें बिचौलिए का काम कर रहे थे और साथ ही अनाज तथा अन्य सामग्रियों की भी मांग बढ़ी और इससे खेती का विस्तार हुआ। खेती के लिए नई भूमि की भी मांग बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो टाइगा प्रदेश में संकुल वन पाए जाते हैं, जिन्हें साइबेरिया में क्या कहा जाता है? टैंगा कहा जाता है। टैगा संकुल वन पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वन संरक्षण क्या है? वन संरक्षण का अर्थ है वनों के अंधायुक्त कटाव को रोककर उनकी रक्षा करना। वनों के संरक्षण तथा विकास के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर हमने वन संरक्षण के बारे में जाना। वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ यानी कि इनडायरेक्ट, वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। और यहाँ पर देखिए, वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृद्धि में भी सहायक होते हैं, यानी कि वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? ये सारे क्वेश्चन हम लोग बहुविकल्पीय में ही देख चुके हैं
कि हमारी जो संसद बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है। भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। लोक अदालत किसे कहते हैं? लोक अदालत में शांतिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों का हल किया जाता है। प्रमुख रूप से वाहन दुर्घटना, विवाह, पारिवारिक, बिजली गृह कर, पेंशन संबंधी, भूमि अधिग्रहण तथा उपभोक्ता संबंधी मुकदमों को लोक अदालत में निपटाया जाता है। तो इस तरह की जो लोक अदालतें होती हैं उसमें जो भी समस्याएं होती हैं उसको सुना जाता है, जो भी विवाद होते हैं लोगों के बीच, और उसको शांतिपूर्ण ढंग से दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर जिसका भी पक्ष एक तरह से यहाँ पे किसी तरह जुर्माना दे करके या जिसका भी पक्ष कमज़ोर है उसको भी सपोर्ट करके कि जो भी सच्चाई है उसकी तह तक पहुंचकर लोगों की मदद की जाती है। जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वभौमिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। भारतीय कानून में सार्वभौमिक हित की रक्षा के लिए एक मुकदमे का प्रावधान है। यहाँ पर भी देखिए, जो भी लोगों को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होती है तो उसमें लोग जनहित याचिका दायर करते हैं और अपनी सुनवाई करवाते हैं जो भी उनको प्रॉब्लम होती है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत जाए। समाज के निर्धन व्यक्तियों और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में जनहित याचिका लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कर की दो विशेषताएं बताइए। कर की विशेषताएं, कर एक अनिवार्य भुगतान है। यहाँ पे कर की क्या विशेषता है? नंबर 1 कि कर जो होता है एक अनिवार्य भुगतान है, यानी कि कर तो चुकाना ही पड़ता है, और कर से अर्जित आय का प्रयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है। करदाता को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। एक तरह से यहाँ पे जो टैक्स वसूला जाता है उसकी बात हो रही है। तो जो टैक्स सरकार लेती है उससे जनहित के लिए कार्य, यानी कि सार्वजनिक हित के लिए कार्य करती है, और ये टैक्स लोगों को पे करना ही होता है। और जो भी टैक्स पे करते हैं उनको प्रत्यक्ष लाभ तो कुछ नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ होता है, क्योंकि अगर सरकार सड़क बनवा रही है, टैक्स ले रही है, तो उस सड़क पे तो सबको ही चलना है, सबको आने जाने की सुविधा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 18 सितंबर 1951 को प्रारंभ हुई थी। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई? भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को की गई थी। भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को की गई थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो देखिए, जितना भी पानीपत के जितने भी युद्ध हैं ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और किसके किसके बीच लड़े गए ये भी आप याद रखिएगा। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? बाबर ने। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, वो एक निर्णायक युद्ध था जिसमें बाबर विजयी हुआ था, और इस तरह से उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बाबर को कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता था। सैनिक कार्यों के साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। तो साहित्य के प्रति रुचि रखने की वजह से और साथ ही वो सैनिक कार्यों में भी निपुण था, दोनों की वजह से ही उसे कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता था। तो एक तरह से ये यहाँ पे बाबर का चरित्र चित्रण है, जहाँ पर बाबर के विषय में हम ये जानते हैं। बाबर द्वारा लिखित पुस्तक के नाम बताइए। तो तुजुक बाबरी तथा फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं। तो जो तुर्की भाषा में लिखा गया, मैंने आपको बताया था तुर्की तुजुक इस तरह से याद कर लीजिएगा। तुर्की भाषा में जो तुजुक बाबरी उसकी आत्मकथा अपनी है, जो कि तुजुक बाबरी नाम से है। तथा फारसी अनुवाद बाबरनामा है। नेक्स्ट है, हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा? तो 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा हुमायूं, 1530।
चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया। तो 1540 जो कि चौसा का युद्ध था, जिसमें हुमायूं को हरा करके कौन, शेर शाह 1540 में दिल्ली का शासक बना। कालिंजर का युद्ध कब हुआ? तो कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी में हुआ, जिसमें शेर शाह घायल हो गया था। शेर मंडल शेर शाह ने कहाँ बनवाया? शेर मंडल को शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था। तो शेर मंडल दिल्ली के पुराने किले में किसके द्वारा बनवाया गया? शेर शाह के द्वारा। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत के मैदान में हेमू को हराकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए 1526 और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध, 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। ये तीनों सन भी आपको याद रखना है, और ये पानीपत के तीनों युद्ध किसके किसके बीच लड़े गए ये भी याद रखना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुमायूं और अकबर के बीच हुआ था। और यहाँ पर अब हम देखेंगे अकबर ने साम्राज्य विस्तार हेतु क्या नीति अपनाई। अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। तो यहाँ पे देखिए अकबर जो कि महान सम्राट था, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अलग अलग नीतियाँ अपनाई, जिसमें संघर्ष करने का मतलब अगर कोई उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता तो वो उससे युद्ध करता, और युद्ध के द्वारा जीत करके उस साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाकर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। और कहीं कहीं पे वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, और कहीं पर अधीनता स्वीकार करा के। तो इस तरह से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य बढ़ाना था। तो जो भी उसके पड़ोसी थे उनसे उनको किसी न किसी तरीके से हराना, या उन पर अधिकार कर लेना, या उससे संबंध बना लेना, एक तरह से यहाँ पे हम कहेंगे संबंध जोड़ लेना, कहीं ना कहीं शादी वगैरह करके। तो इस तरह से उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। नेक्स्ट है यहाँ पे चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। 1528 ईस्वी में 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के मध्य हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के मध्य, और इस युद्ध में बाबर को जीत मिली थी। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये सारे जो युद्ध हैं ये बाबर के बड़े ही महत्वपूर्ण युद्ध हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।